Good morning, students. Let's start a new chapter. Ninth chapter, that is Traders, Kings and Pilgrims. Traders, Kings and Pilgrims. That is, trader means व्यापारी, kings means राजा and pilgrims means तीर्थ यात्री. Journey at the market. जगनी at the market, बाजार में घूमती जगनी. And जगनी looked forward to the fair in the village. जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी कि कब मेला होगा. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, clothes printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक मतलब रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार टॉयज उसे बहुत अच्छे लगते थे. जो सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? सिटी से आई थी. And the men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. जो मैन है वो बसेस अपने सामान को, ये जो बर्तन है इनको लेकर ट्रक से और बसेस से आती थी और उसके बाद जब मेला एंड हो जाता था तो इसको लेकर चले जाते थे. Why were they always on the move? यह हमेशा वो मूव क्यों करते रहते थे? जगनी सोचती है. Her mother explained that they were traders. उसकी मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो लोग व्यापारी हैं. And people who bought things what they were made and sold them elsewhere. ये चीज़ों को उन जगह से खरीदते हैं जहाँ पे ये बनाए जाते थे और फिर इन्हें वो क्या करते हैं, मेले में बेच देते हैं. And how to find out about trade and traders? जगनी आश्चर्य कर रही थी. मेले में देखती थी अक्सर कि लोग वहाँ पे बर्तन लेकर आते हैं, कपड़े डिज़ाइनदार कपड़े लेकर आते हैं और टॉयज लेकर आते थे, बकेट थे प्लास्टिक के और पैंस लेकर आए थे. और जब मेला ख़त्म हो जाता था तो रात में अपना सब कुछ समेट कर वापस चले जाते थे. वो बस से लाते थे, ट्रक से लाते थे. तो जगनी सोच रही थी कि ये हमेशा मूव क्यों करते रहते हैं. तो उसकी मम्मी ने कहा कि वो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी. ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे सामान बनता है वहाँ से सामान को खरीदते हैं और जहाँ पे मेला लगता है या जहाँ पे मार्केट्स लगते हैं वहाँ पे जाकर ये अपने सामानों को बेचते हैं. After that, how to find out about trade and traders? You read about the northern black polished ware in chapter 8. आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, मतलब कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर. अभी हमने एक पॉट के बारे में जस्ट चैप्टर 8 में हमने एक क्लास में पॉट के बारे में बताया था जिसे जो पॉटर है व्हील पे बनाता है और उसे इतना टेम्परेचर में पकाता है कि उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, वो ब्लैकिश हो जाता है और उस पर फिर ब्लैक कोट से कलर किया जाता है जिससे कि वो मिरर की तरह चमकने लगता है. आपने ये पढ़ा था. The fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from places where they were made to sell them at other places. यहाँ पे ये कुछ खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनके यहाँ पर क्या मिला है, हमें कटोरियाँ मिली हैं, यू कैन से बाउल्स मिले और कुछ थालियाँ मतलब प्लेट्स मिले हैं और सब कॉन्टिनेंट्स में. और ये सारी चीज़ हमें आर्कोलॉजिकल साइट्स में मिली है, मतलब कुछ सब कॉन्टिनेंट्स में. तो अब ये सोचने की बात है कि ये यहाँ तक पहुँची कैसे. तो ट्रेडर्स में है, क्या पता ट्रेडर्स उन्हें कैरी करके एक प्लेस से दूसरी जगह लेके गए होंगे और उनका मोटिव क्या था, उन्हें बेचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करते थे, बेचते थे. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड. साउथ इंडिया फेमस है
गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पीपर एंड प्रीशियस स्टोन। साउथ इंडिया फेमस है, स्पाइसेस मीन्स मसालों के लिए फेमस, गोल्ड के लिए फेमस है, स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है, और मसालों में स्पेशली किसके लिए, पीपर काली मिर्च के लिए फेमस है, प्रीशियस स्टोन्स के लिए भी। और पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यू इन द रोमन एम्पायर सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। रोमन एम्पायर में पीपर की बहुत मांग थी, बहुत वैल्यू थी, इसीलिए वहाँ पर हम पीपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीपर को रोमन एम्पायर में बहुत उसकी वहाँ पे वैल्यू थी, इसीलिए हम उसे किस नाम से, हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। सो ट्रेडर्स कैरी मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कैरावान। में जो ट्रेडर्स थे वो इन सामानों को कैरी करते थे, इन गुड्स को कैरी करके रोम लेके जाते थे। रोम इन शिप में लेके जाते थे, शिप से लेकर जाते थे, या समुद्री जहाज़ों से लेकर जाते थे, या सड़क के रास्ते वो रोम तक पहुंचते थे। There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. हमें साउथ इंडिया में ऐसे अनेक हमें साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन सिक्के मिले, मतलब रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था साउथ इंडिया का। There must be quite a lot of trade as many, हमें रोमन को गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और have been found in साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में जब हमें ये कॉइन्स मिले तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोम के साथ साउथ इंडिया का जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा चल रहा था। And a poem about trade. We can find evidence of trade in the संगम poem. हमें कुछ एविडेंस मिले थे ट्रेड के, व्यापार के संगम पोएम्स में। Here is one which describe the goods brought into Pohar, an important port of the East Coast. ईस्ट कोस्ट का इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा है, पुहार था। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है गुड्स, जो गुड्स वहाँ पर लाए जाते थे। एंड क्या कहा गया है, हियर आर ब्रॉट स्वेट prancing horses by sea in ship, bales of black pepper in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas, and corals from the eastern ocean, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other rare and rich imports. समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, और हिमालय से मिले रत्न और सोने, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगी, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। मीन्स कि हम क्या करते थे, शिप पे घोड़ों को भी लेकर आते थे और ब्लैक पीपर्स को हम कार्ट पे बड़े बड़े क्या करते थे, बोरियों में भर कर लाते थे। और जब मोती और गोल्ड ये सब कहाँ होते हैं, पहाड़ियों पर होते थे। सैंडलवुड हमारे वेस्टर्न हिल में होते थे, मतलब चंदन की लकड़ियाँ जो बहुत सुगंध देती हैं। एंड द पर्ल्स ऑफ द साउदर्न, जो पर्ल्स हमारे मोती थे वो साउदर्न सी में हुआ करते थे। एंड जो कोरल्स हैं वो ईस्टर्न ओशियंस में होते थे। एंड द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, गंगा और कावेरी की जितने भी क्रॉप्स हैं,
गंगा और कावेरी के जितने भी क्रॉप्स हैं, फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से आए फूड स्टफ, फिर म्यांमार की बनी मिट्टी के बर्तन एंड रिच इम्पोर्ट, और भी रिच चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता था। एंड traders explored several sea routes. Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने एक्सप्लोर किया, कुछ सी रूट्स को ढूंढा, उन्होंने बहुत सारे रास्ते निकाले। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे। एंड देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून winds टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। क्या होता था कि जितने भी सेलर थे, कुछ तो समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते थे। और जितने भी सेलर्स थे वो एडवांटेज लेते थे। किस चीज़ का एडवांटेज? ऑफ मानसून विंड का एडवांटेज उठाते थे और अपने जो टूर है, अपनी यात्रा को वो बहुत जल्दी पूरी कर लेते थे, क्योंकि मानसून विंड चलेगी तो उनके शिप्स भी जल्दी मूव करेंगे। सो इफ दे वांटेड टू रीच द ईस्टर्न कोस्ट, इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. वे अफ्रीका और अरब के वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका और अरब के वेस्टर्न कोस्ट से इस सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचना चाहते थे एंड साउथ वेस्ट मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ क्या करते थे? चलना पसंद करते थे। You can say, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent, अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना होता था सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट, और कहाँ से? ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से, तो वो चूज करते थे सेल विद द साउथ वेस्ट। जब मानसून बहती थी तो वो वहाँ से मूव कर जाते थे, तो वो वहाँ से क्या करते थे? मूव करते थे, वो उनकी हेल्प करती थी। एंड स्टोरी शिप हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नी, और इन लंबी जर्नी के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए मतलब मजबूत जहाज या मजबूत शिप्स को बनाया जाता था। एंड न्यू किंगडम along the coast, The southern half of the subcontinent is marked by long coastline and with hills, plateaus and river valleys. जो सब कॉन्टिनेंट के साउथ का पार्ट था वो एक क्या था? एक कोस्टल लाइन पार्ट था। इनमें बहुत सारे हिल्स थे, प्लेट्यूज थे एंड रिवर वैलीज थे। एंड among the river valley, that of the Kaveri is the most fertile. सबसे मतलब among सब रिवर वैलियों में से नदी के मैदानी, अगर आप among the रिवर वैली की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रिवर वैली का सबसे ज़्यादा कावेरी मोस्ट फर्टाइल थी। कावेरी के जो किनारे थे वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल थे। एंड chiefs and kings who control the river valley and the coast become rich and powerful. जो
चीफ थे और जो राजा थे वो रिवर वैली को, जो लोग भी रिवर वैली को कंट्रोल करते थे वो रिवर वैली एंड द कोस्ट को अपने हाथों में जो ले लेते थे बंदरगाह को, तो डैट वो बहुत रिच और पावरफुल बन जाते थे। वो क्या बन जाते थे? रिच एंड पावरफुल। Sangam poem mentioned the Movendar. This is a Tamil word meaning three chiefs. Chief used for the heads of three ruling families: the Cholas, Cheras, and Pandyas. संगम पोयम में मूवेंदर के बारे में मेंशन किया गया है। ये मूवेंदर एक तमिल वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है थ्री चीफ। थ्री चीफ मतलब कि तीन मुखिया, और यूज्ड फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिली, और हमने इन वर्ड को यूज किया है थ्री रूलिंग फैमिलीज के लिए। दैट इज फर्स्ट फैमिली थी जो चोलास, second the Cheras, and the third is Pandyas. Cholas, Cheras, and third is Pandyas. Map 7, page 105 में who became powerful in South India around 2900 years ago. 2300 years पहले क्या था? Cholas, Cheras, and Pandyas। एक ही बात, पावरफुल साउथ इंडिया, पावरफुल हो गए थे ये तीनों। ये रूलिंग फैमिलीज थी, चोलास की, चेरास की एंड पांड्यास की। ईच ऑफ थ्री चीफ्स आर टू सेंटर्स ऑफ पावर। जो सबके ईच थे, मतलब इन तीनों के जो थ्री चीफ्स थे उन्हें मतलब हैड उनके टू सेंटर से पावर के, वन इन लैंड एंड वन ऑन दी कोस्ट। एक इनलैंड था एंड वन ऑन दी कोस्ट। इनलैंड मतलब अपनी ही जमीन के अंदर वर्क करना, और एक दूसरा क्या था? कोस्ट। ऑफ दीज 6 cities, 2 were very important. जो 6 cities थे उसमें से 2 बहुत इम्पोर्टेंट थे, पुहार और कौन से 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे? पुहार एंड कावेरी पट्टनम। पुहार एंड कावेरी पट्टनम बहुत इम्पोर्टेंट थे। द फोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई। फोर्ट ऑफ द चोलास भी इम्पोर्टेंट थे, मदुरई भी इम्पोर्टेंट था, एंड कैपिटल ऑफ पांड्यास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। The chief did not collect regular taxes. जो चीफ थे, जो मुखिया था, वो लोगों से रेगुलर टैक्स की did not collect regular tax. Instead they demanded and received gifts from the people. वो रेगुलर टैक्स तो पीपल से इकट्ठा नहीं करते थे, लेकिन वो डिमांड करते थे और उन्हें गिफ्ट में वो डिमांड करते थे गिफ्ट की, और उन्हें रिसीव भी होता था गिफ्ट फ्रॉम दी पीपल। फ्रॉम दी पीपल उन्हें रिसीव होता था गुड्स। एंड they also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas. And कभी-कभी ये जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस है पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से आसपास के इलाकों से ट्रिब्यूट फ्रॉम कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज या शुल्क वसूल कर लेते थे। मतलब कुछ रुपए इकट्ठा करते थे आसपास के नेबरिंग एरियाज से। जितने भी मिलिट्री एक्सपेडिशन थे वो निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से
कलेक्ट करते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters including members of their family. वो कुछ वेल्थ अपने पास रखते थे और सारा वेल्थ क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। रेस्ट अमंग देयर, वो अपने सपोर्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, अपनी फैमिली के भी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सोल्जर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे एंड पोएट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। एंड many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs, who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots, and fine clothes. They kept some of the wealth. Many poets, काफ़ी poets थे, उन्होंने क्या किया, who compositions are found, उनके जो कंपोजिशन थे वो फाउंड हुए थे संगम कलेक्शन में, उन्होंने भी इसमें कुछ कंपोज की थी पोएम। अब वो तारीफ करने लग गए थे चीफ की, और चीफ की तारीफ करने लग गए तो हु ऑफन रिवार्डेड देम विद प्रीशियस स्टोन्स। इनमें से कुछ उनके संगम कवियों ने उन चीफ की तारीफ में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट एंड फाइन क्लोथ दिया करते थे, फाइन क्लोथ दिया करते थे। क्योंकि उन्होंने कुछ कंपोज, क्योंकि उन संगम लिटरेचर कुछ पोएम्स में चीफ की तारीफ की गई है तो इससे खुश होकर वो दिया करते थे। अराउंड 200 years later a dynasty known as the Satwahak became powerful in Western India. इसके 200 years पहले क्या हुआ, 200 years later a dynasty known as Satwahak became powerful. वेस्टर्न इंडिया में सतवाहक रूलर थे, उनकी डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत ज़्यादा इसका भी हमारे इंडिया पे काफ़ी फर्क पड़ा था। दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहन गौतमीपुत्र श्री गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। क्या हुआ था, सतवाहनों का सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहन का, देखो डायनेस्टी थी नोन एज सतवाहन, जो उनकी डायनेस्टी थी 200 years later उनकी जो डायनेस्टी थी उसे सतवाहक कहते थे और सबसे ज़्यादा पावरफुल थी वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, सतवाहन के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे, जो राजा थे, वो गौतमीपुत्र थे। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी थे। We know that him from an inscription composed on behalf of his mother. वह गौतमी बलश्री, हम उसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री के एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, वह और उनसे पता चलता है। He and other Satvahan rulers were known as the Lords of Dakshinapad, literally the route leading to the south, which was also lead us as name for the
entire southern region. He sent his army to the eastern and western and southern coast. इसमें अगर हम देखें तो 200 ईयर्स क्या हुआ, 200 ईयर्स लेटर, 200 ईयर्स के बाद क्या हुआ था, एक डायनेस्टी थी, उसे सतवाहक नाम से जाना जाता था। डायनेस्टी का मतलब सतवाहक नामक एक डायनेस्टी थी, वो बहुत ही पावरफुल थी वेस्टर्न इंडिया में। आप मैप 7 में पेज 105 में देख सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे सतवाहक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। वी नो दैट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। मतलब हमें उनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो उनके बदले उनकी मम्मी ने नोट डाउन करवाया था, और दैट इज उनकी मम्मी का क्या नाम था, गौतमी बलश्री। एंड ही एंड अदर सतवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। वो और अन्य सभी को सतवाहक दक्षिणापथ के leading. He and other Satvak rulers were known as lords of Dakshinapath. दक्षिणापथ उनको और अदर सतवाहन रूलर्स को किस नाम से बुलाया जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ के नाम से। दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। दक्षिणापथ क्या होता है, दक्षिण की ओर मतलब कि साउथ की ओर जाने का रास्ता। और हम लोग मतलब सतवाहक और उसके जो रूलर्स थे उसे हम दक्षिणापथ के स्वामी, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ कहते थे। दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ एंड लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ का अर्थ क्या होता है, लिटरली द रूट, जो रास्ता साउथ की तरफ जाता हो। which was also used as a name for the entire southern region। और पूरे southern region के लिए भी यही नाम बहुत ज़्यादा फेमस था। He sent his army to the eastern, western and southern coast। उसने अपनी आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट में भेजना स्टार्ट कर दिया। एंड द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। आपको पता होगा कि सिल्क वर्म से बनता है, जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से बनाया जाता है। The rich, glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies। Means कीमती, बहुत रिच, ग्लोसमी कलर, चमकीले रंग और चिकने, as well as its smooth structure means मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश सोसाइटी में भी उनकी हाई वैल्यू आ गई। सोसाइटी में भी उनकी अब हाई वैल्यू आ गई। पहले हमें जहाँ दूर दूर जाकर सेल करना पड़ता था, लेकिन अब सोसाइटी में भी उनकी एक अलग और इम्पोर्टेंट वैल्यू आ गई। देख, मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoons of silkworm, spun into thread and then woven into cloth। जो रॉ सिल्क है, जो कच्चा धागा है, वो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करना किससे पड़ता है, कुनून्स ऑफ सिल्कवर्म्स। जो सिल्कवर्म्स के बच्चे होते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो वो अपनी चारों तरफ एक कुकून्स को घेरते चले जाते हैं।
वाइट कलर का, एंड दैट वो अपने चारों तरफ उस चीज़ को राउंड लगाते चले जाते हैं, स्प्रेड, और देन वोवन इनटू क्लोथ, और फिर उसको हम क्लोथ में बुनना स्टार्ट कर देते हैं। एंड टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 years ago. Techniques of making silk were first invented in China around 7000 years ago. जो टेक्निक्स है, जो सिल्क की जो टेक्निक्स है, वो फर्स्ट इन्वेंट की गई थी चाइना में, और 7000 years ago चाइना ने जब इसको इन्वेंट किया था तो वो किसी को भी इस चीज़ को बता नहीं रही थी। सिल्क के आइटम्स बेच रही थी, लेकिन ये नहीं बता रही थी कि ये सिल्क वर्म से बनते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ, जितने भी सेज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो घूमते घूमते वहाँ पे पहुँचे, और आपने देखा होगा उनके पास एक कमंडल टाइप का एक बर्तन रहता है हाथ में, जिसमें वो पानी रखते हैं। तो वहाँ पे ये स्टोरी बहुत सुनाई जाती है कि उन्होंने जब देखा कि वहाँ पे सिल्क वर्म कैसे बन रहा है, सिल्क वर्म से कैसे ये सिल्क बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन सिल्क वर्म के कीड़ों को उठाकर वो इंडिया में लेकर आ गए। एंड इंडिया में लेकर आ गए। While the method remained a closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback, and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as Silk Route. मतलब क्या किया चाइना ने 7000 ईयर पहले इसको इन्वेंट कर लिया था। While the method remained, ये अभी भी मेथड एक सीक्रेटली रखा था चाइना ने, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। Thousands of years तक some people from China who went to distant land on foot, मतलब जो पीपल थे वो चाइना से जब जाते थे तो मतलब दूर दूर तक जब बेचने जाते थे या वर्क से जाते थे, तो वो क्या करते थे, जो लोग लैंड से जाते थे बाई फुट, जो पैदल जाते थे, जो हॉर्स के पीठ पर बैठ के जाते थे, या जो कैमल्स के साथ जाते थे, वो सिल्क को ऑलवेज अपने साथ लेकर जाते थे, वो सिल्क को ऑलवेज अपने पास साथ लेकर जाते थे। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट, और जिस जिस पाथ से वो सिल्क लेकर गुजरते थे, उस पाथ को हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया था, हमने उसे सिल्क रूट कहना स्टार्ट कर दिया था। एंड समटाइम्स Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. क्या हुआ, जो चाइनीज रूलर्स थे उन्होंने गिफ्ट देना, गिफ्ट में सिल्क को देना, उन्होंने गिफ्ट देना स्टार्ट किया, और गिफ्ट में वो क्या देते थे, सिल्क देते थे। और उन्होंने किसको गिफ्ट दिया था, ईरान और वेस्ट एशिया को गिफ्ट दिया था। और फ्रॉम देयर, और वहाँ से फिर क्या हुआ, द नॉलेज, और सिल्क के बारे में जो नॉलेज थी वो पूरे वेस्ट साइड फैल गई। सिल्क के बारे में जो नॉलेज थी चाइना को, अब वो क्या हुआ, पूरे वेस्ट साइड फैल गई। अराउंड 2000 years ago, wearing silk became the fashion among its rulers and rich people in Rome. क्या हुआ 2000 साल पहले कि सबको सिल्क पहनना वहाँ का एक फैशन हो गया था। रूलर्स में एक फैशन चल रहा था सिल्क को पहनना, और जो रोम में जो रिच पीपल थे वो भी सिल्क से बनी ड्रेसेस को वियर करने लग गए। दिस वॉज बिकॉज दे would, it was very expensive and it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. क्या हुआ, ये बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि इसे चाइना से जब लेकर आया जाता था तो डेंजरस रोड को क्रॉस करना पड़ता था, माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ता था, डेजर्ट्स को क्रॉस करना पड़ता था, एंड पीपल लिविंग अलोंग द रूट often
demanded payment for allowing traders to pass through. और इसके बदले में ये जो रूलर्स थे, इन ट्रेडर्स को अपने राज्य से गुजरते वक्त अपने राज्य से जब ये ट्रेडर्स उनके रास्ते होकर गुजरते थे तो रूलर्स ने उन्हें कहा था कि आप जो हमें सिल्क दे रहे हो उसके लिए हम आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे, जिससे कि कोई भी आपका सामान लूटकर नहीं लेकर जाएगा। हम आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। Then and I think I am mistaken. People living along the route often demanded payment for allowing traders to pass through. और जो पीपल थे उस रूट पे जो लोग रहते थे वो पेमेंट डिमांड करते थे और तब व्यापारियों को अलाउ करते थे कि आप यहाँ से फिर जाइए। जो पीपल रास्ते के रूट के आसपास रहते थे वो ट्रेडर्स को कहते थे कि आपको इस रूट से जाने के लिए कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी, जब आप पेमेंट दे दोगे तो आप इस रूट से जा सकते हैं। And look at map 6, page 76 and 77, which shows the Silk Route and its branches, जो कि शो करता है सिल्क रूट शो करता है और उसके ब्रांचेस को शो करता है। Some kings try to control large portions of the route. कुछ किंग्स ने ट्राई किया कंट्रोल करने के लिए ये जो लार्ज पोर्शंस ऑफ रूट है। क्या होता था कि कुछ किंग्स ने इस रूट पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की। दिस वॉज बिकॉज, क्यों वो अपना कंट्रोल करना चाहते थे? बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, क्योंकि उन्हें बेनिफिट होता था। उस रास्ते से जो लोग गुजरते थे उनसे वो टैक्स लेते थे, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट लिया करते थे। मतलब टैक्स लेते थे और ट्रिब्यूट मीन्स कैश लेते थे और गिफ्ट्स लेते थे। एंड इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्ट, और रिटर्न में वो ट्रेडर्स को क्या कहते थे कि आप इस रास्ते से जाइए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हम आपको रॉबर से बचाएंगे। हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हम आपको क्या करेंगे? रॉबर से बचाएंगे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushans, who ruled over Central Asia and Northern West Asia around 2000 years ago. Around 2000. The best known of the rulers who controlled, जिसने ये सिल्क रूट को अपने कब्जे में लिया, उसको कंट्रोल किया, जो बेस्ट रूलर था उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो कि बहुत फेमस था, वो कुषाण था। कुषाण था। Who ruled over, उसने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे राज किया था 2000 ईयर्स पहले। 2000 ईयर्स पहले कुषाण ने वहाँ पर राज किया था। There are two major centers of power were पेशवर एंड मथुरा। उनका जो पेशवर और मथुरा, उनके टू मेजर सेंटर थे, टू मेजर पावर सेंटर्स थे। एंड तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, और तक्षशिला को भी उनके किंगडम में जोड़ दिया गया, हिस्सा बना लिया। एंड ड्यूरिंग देयर रूल,
a branch of the Silk Route extended from Central Asia through to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. क्या तक्षशिला को भी इस किंगडम में ऐड कर लिया गया और ड्यूरिंग देयर रूल, उनके रूल में क्या हुआ, अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड, ये जो ब्रांच था सिल्क रूट का वो एक्सटेंड हो गया सेंट्रल एशिया से और डाउन टू द सी पोर्ट, मतलब सेंट्रल एशिया से बिल्कुल डाउन आ गया सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस के मुंह के पास, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टर्नवर्ड टू द रोमन एम्पायर। इनके रूल में ही क्या हुआ, सिल्क रूट का इनके रूल में ही एक ब्रांच थी सिल्क रूट की जो कि सेंट्रल एशिया से होकर इंडस नदी के मुहाने के इंडस नदी के माउथ के आसपास तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा मतलब शिप में हम रेशम डाल देते थे और वो कहाँ जाता था, वो westwards to the Roman Empire और पश्चिम की ओर रोमन एम्पायर तक पहुँचता था। वो पश्चिम की ओर वो वेस्ट वर्ड की ओर रोमन एम्पायर तक जाके पहुंच जाता था। एंड द कुषाण वर अमंग द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन। दीज वर इशूड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। और इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो किसने स्टैब्लिश किया था, सबसे अर्लीस्ट कुषाण ने किया था। गोल्ड के कॉइन्स को इशू किसने किया था, कुषाण ने किया था। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले जितने ट्रेडर्स थे वो उनका इस्तेमाल करते थे, वो उनका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। The spread of Buddhism। The spread of Buddhism। The most famous कुषाण रूलर was, कुषाण के जो मोस्ट फेमस रूलर थे कनिष्क थे। कुषाणों में सबसे ज़्यादा फेमस रूलर कौन से हुए, वो कनिष्क थे। हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो, जिन्होंने 1900 ईयर्स पहले वहाँ पर रूल किया था। एंड ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट मैटर्स। वहाँ पे उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन किया एंड वहाँ पे सब मिलकर जितने भी स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करते थे। एंड बुद्धचरित अश्वघोष अ पोएट, अश्वघोष एक पोएट है हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, जिसने बायोग्राफी लिखी थी बुद्धा की। जिन्होंने कंपोज किया था अश्वघोष ने कंपोज किया और बायोग्राफी किसकी, बुद्ध की जीवनी लिखी थी ऑफ द बुद्धा। ठीक है, द बुद्धचरित लिव्ड इन हिज कोर्ट,
और उन्होंने क्या लिखा था, बुद्ध चरित्र, द बुद्ध चरित्र लिव्ड इन हिज कोर्ट, बुद्ध चरित्र लिव्ड इन हिज, जो अश्वघोष थे वो पोएट थे और उन्होंने कंपोज किया बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध, और द बुद्ध चरित्र लिव्ड इन द कोर्ट, उन्होंने ये चीजें अपने दरबार में, मतलब कनिष्क बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के कंपोजर कौन थे, पोएट अश्वघोष थे, और जो कनिष्क थे, कनिष्क के दरबार में ये अश्वघोष रहते थे, कनिष्क के दरबार में ये अश्वघोष रहते थे। And Ashwaghosh and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. और जो अश्वघोष थे और जो अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने अब इसको लिखना स्टार्ट किया, और क्या कौन सी लैंग्वेज में लिखा, संस्कृत लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। A new form of Buddhism known as is known as Mahayana. महायान बुद्धिज्म, एक नया फॉर्म था बुद्धिज्म का, वो था महायान था, और महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड, वो डेवलप हो चुका था। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, इसके टू डिस्टिंक्ट फीचर थे। पहला, अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in the sculpture by ensuring certain signs, and पहले क्या होता था, जो स्कल्पचर, जो मूर्तियां थी, उसमें बुद्ध प्रेजेंट है, सिर्फ कुछ सिंबल के माध्यम से, सिंबल से हमें पता चल जाता था कि बुद्ध वहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब हम लोग को सर्टेन साइन का यूज करते थे उन मूर्तियों में, तो हमें क्या पता चलता था, बुद्ध की प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल, हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट was shown by sculpture of the peepal tree, and क्या था, पीपल के पेड़ की जो मूर्ति, यहाँ पे क्या था, अगर आप देखें तो certain sign, for instance the attainment of the enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree, और यहाँ पे वहाँ पे क्या किया था, हिज अटेनमेंट, जहाँ पे उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर उन पीपल के पेड़ की ही पूजा की जाती थी। बाद में वहाँ पे क्या किया गया, बुद्ध की स्टैचूज को बना दिया गया। नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, वहाँ पे बुद्धा के स्टैचूज को प्रिपेयर किया गया या बना दिया गया। Many of these were made in Mathura, कई मथुरा में बनाए गए और कई तक्षशिला में भी इसको बनाया गया। The second change was a belief in बोधिसत्व, और जो सबसे मतलब जो सेकेंड चेंज था, मतलब उस पर आस्था रखना, वह बिलीव इन बोधिसत्व, and these were supposed to be persons who had attained enlightenment, और हम बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, अकेले रहने से ज्ञान की प्राप्ति। Once they attain enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace। कहा जाता है जो ज्ञान की प्राप्ति है वो अकेले, ठीक है, दो सपोज टू बी पर्सन हु अटेन एनलाइटमेंट, वन डे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो कंप्लीटली आइसोलेट रहते हैं और मेडिएट करते हैं, मेडिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं शांति के लिए। However, instead of doing that, they remained in the world to teach
एंड हेल्प अदर पीपल। और वे लोगों को, लेकिन ऐसा करने के बजाय, मतलब हाउएवर इंस्टेड, मतलब आइसोलेट और मेडिएट इन पीस में रहने के बजाय वो लोगों को शिक्षा दे और उनकी हेल्प करे। उन्होंने कहा अलग रहना, आइसोलेट रहना, मेडिएट करना इन पीस, इसके बजाय हमें वर्ल्ड में रहना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व, द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर। ये धीरे धीरे बोधिसत्व की जो वर्शिप थी, पूजा, काफ़ी फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई और स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। और कहाँ तक फैली? सेंट्रल एशिया, चाइना और लेटर टू दी, उसके बाद कोरिया और जापान तक भी जाके पहुँच गई। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। और जो बुद्धिज्म था वो कहाँ तक फैला? वेस्टर्न और सदर्न इंडिया तक फैला। वेयर dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in। और वहाँ पे dozens of केव थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षुकों को रहने के लिए पहाड़ों में काफ़ी गुफाएं खोदी गई, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया तक वो वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पे बहुत सारे केव्स को हॉलो किया गया, बनाया गया हिल्स में, जिससे कि जो मॉन्क्स थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, वहाँ पर वो रह पाए, जो बौद्ध भिक्षुक थे वहाँ पर वो रह सके। Some of these caves were made on the orders, some of these caves were made on the orders of kings and queens। जो कुछ केव्स थे वो राजा और रानी ऑर्डर देते थे बनाने के लिए। राजा और रानी क्या करते थे? ऑर्डर देते थे बनाने के लिए, ठीक है, उनके आदेश पर ही, उनके ऑर्डर पर ही बनाया जाता था। अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। और कौन बनाते थे? कुछ मर्चेंट और फार्मर्स बनाते थे। एंड दीज वर यहाँ लिखा है सम ऑफ दीज केव वर मेड। कुछ केव राजा और रानी के ऑर्डर्स पे बनाए गए और कुछ केव मर्चेंट्स एंड फार्मर्स के ऑर्डर पर बनाए गए। मर्चेंट्स एंड फार्मर्स के ऑर्डर पर बनाए गए। These were often located near passes through the Western Ghats। और इसमें से ज़्यादातर जितने भी गुफाएं थी, केव्स थे, वो वेस्टर्न घाट के पास बनाई गई थी, वेस्टर्न घाट के नियर बनाया गया था। एंड रोड कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन ran थ्रू दीज पासेस। क्या हुआ कि दक्कन के शहरों, जो दक्कन का जो शहर था, दक्कन के शहरों और उसका जो कोस्ट था, उसका जो पोर्ट था, जो पोर्ट था, पोर्ट के पास they were often located near passes through western घाट से सब पासेस होते थे और ज़्यादातर जितनी भी गुफाएं थी वो वेस्टर्न घाट के पास ही बनाई गई थी। और जो रोड थे वो कनेक्ट होते थे प्रॉस्पेरस पोर्ट, जो कोस्टल एरिया में जो बंदरगाह थे वहाँ से रोड्स को कनेक्ट किया जाता था सिटी तक जाने के लिए। और सिटी तक जाने के लिए दक्कन के सिटीज इन द, जो दक्कन में जो सिटीज थी वहाँ तक जाने के लिए ये रोड एक दूसरे से पास होकर गुजरती थी, ठीक है। क्या होता था? यहाँ पे रोड, कनेक्टिंग रोड बनाई गई थी जिससे आप पोस्ट ऑन दी कोस्ट विद सिटीज जा सके, डेक्कन की सिटीज तक आप जा सके, रैन थ्रू दीज पासेस, इन पासेस से होकर आप गुजर सकते थे दक्कन के शहरों में। और जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी कोस्टल एरियाज के जो पोर्ट्स हैं और इन्हें जोड़ने वाली जितनी भी रोड थी वो यहीं से होकर गुजरती थी। एंड ट्रेडर्स प्रोबेबली
क्या करते थे, halted in these cave monasteries during their travel। और ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले जितने ट्रेडर्स हैं इन गुफाओं वाले ऐसा लगता था कि जितने भी लोग, जितने ट्रेडर्स यहाँ से ट्रैवल करते थे वो यहाँ पर केव्स में ऑलवेज आराम करते होंगे। यहाँ पर रुककर वो ऑलवेज क्या करते होंगे, रेस्ट करते थे। एंड Buddhism also spread southeastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia, including Indonesia। जो बुद्धिज्म से जो बौद्ध धर्म था वो साउथ ईस्ट वर्ड में भी काफ़ी फैला, साउथ ईस्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा फैला, लाइक श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अदर पार्ट साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, ये सारी जगह पर फैला। एंड द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज, जो ओल्डर फॉर्म था बुद्धिज्म का उसे हम क्या कहते थे, उसे हम किस नाम से जानते थे, थेरवाद बुद्धिज्म वॉज पॉपुलर इन दीज एरिया। मतलब इस एरिया में थेरवाद बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। बुद्धिज्म देखिएगा साउथ ईस्ट वर्ड में, जो आपका साउथ ईस्ट पार्ट है जहाँ आपका तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड यू कैन से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जो आपका ये पार्ट है यहाँ पे क्या था, इस साइड में जितने भी आपकी कंट्रीज थी लाइक ईस्ट वर्ड्स में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और जो अदर पार्ट था साउथ ईस्ट एशिया का उसमें इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, वहाँ तक आपका बौद्ध धर्म फैला, वहाँ तक इसका क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो ओल्डर फॉर्म था बुद्धिज्म का उसे हम क्या कहते थे, उसे हम थेरवाद बुद्धिज्म कहते थे। और इन सब एरियाज में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और जो अदर पार्ट्स ऑफ एशिया या लाइक इंडोनेशिया में सब लोग थेरवाद बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था, थेरवाद बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था। और केव एट कारले की, और ये महाराष्ट्र में केव है, कारले की गुफा है। एंड वन बिलो लेफ्ट इन पेज नंबर 96 वन पिक्चर इज देयर दैट इज, अगर आप लेफ्ट में देखें, एन इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम मथुरा, ये जो इमेज बनाई गई है वो मथुरा में ऐसी ही पूरी स्टैचू बनाया गया है। और राइट साइड आप देखोगे ये तक्षशिला में बौद्ध का स्टैचू बनाया गया है। आप इसमें देखिए कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। एंड our next topic, and one thing also is there, that is a sculpture from the stupa at Sanchi, page number 95। यहाँ पे क्या है, स्कल्पचर फ्रॉम दी स्तूपा एट सांची के स्तूप में ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं इनका डायग्राम है। लुक एट द ट्री एंड द एम्प्टी सीट बिलो इट, ये मतलब इन ट्री को देखिए और उसके नीचे एक एम्प्टी सीट है, खाली सीट बनी हुई है, ठीक है, खाली। एंड स्कल्पचर carved this to indicate that the Buddha had attained enlightenment while meditating under the tree। और मतलब मूर्तियों ने ये बताने की कोशिश की है, ये बताने के लिए मूर्तिकारों ने
मूर्तिकारों जो मूर्ति बनाते हैं उन्होंने ये बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर कर हो गई थी। जो बौद्ध थे, जो बुद्ध थे, उन्हें यहीं पे मेडिटेशन करने से ही उन्हें क्या हुआ था, मेडिटेशन करने से ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी? उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जब वो मेडिटेशन कर रहे थे।